कैल्शियम जो होती है बीटा कैल्शियम, ठीक है। मतलब सिलेक्शन कैसे करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेथड से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से और बीटा कैल्शियम। कोई चीज पूछना दोबारा जाके आपको पकड़ पड़े थे कि नहीं? हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए ये चैप्टर समझना है आपको, 5 नंबर कम से कम मार के जितने चैप्टर से हैं, ठीक है, तो आपको ये आगे भी काम पढ़ लेना चाहिए था। अगर पढ़ेंगे तभी तो आगे काम करेगा। समझी ये बेटा, एक दिन गायब होने के दिन आपकी क्या हिसाब किताब है तुम्हारा? रेगुलर मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ रेगुलर आइए, ठीक है। अगर कुछ करना है तो इग्नोर नहीं करिए क्लास में, देखिए अच्छा नहीं। बहुत सारी चीजें छोड़ी जाती है, मैंने जो बताया शायद तो अलग हो सकता आता हो आपको, बात अलग है, लेकिन काफी अच्छी चीजें थी। तो लास्ट टाइम हमने सिलेक्शन का तरीका बताया था, ठीक है, कैसे रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मेथड से और बीटा कैल्शियम से। समझ में आया? उसमें इंसर्शन एक्टिवेशन भी आपको बताया गया था। अब जीन क्लोनिंग प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे की जाती है वो वेक्टर आगे पढ़ेंगे। वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग and plants and animals। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है? ये यूकैरियोट्स, ठीक है। इनमें जीन की क्लोनिंग कैसे की जाती है? एक चीज समझ लीजिए, एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एक वर्ड है ट्रांसक्रिप्शन। अगर कहा जाए कि दोनों वर्ड अलग अलग है, देखिए अगर आप बैक्टीरिया में, अगर आप होस्ट सेल बैक्टीरिया ले रहे हैं, बैक्टीरिया में जीन को क्लोन करा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर यही होस्ट सेल यूकैरियोटिक सेल होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स और एनिमल्स की सेल है ये, तो जब ट्रांसफर कराएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके यहाँ पर, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जीन क्लोनिंग इन द यूकैरियोटिक सेल कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। नोट कर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जीन क्लोनिंग जो है, जीन क्लोनिंग इन प्रोकैरियोटिक होस्ट, अगर होस्ट क्या है प्रोकैरियोटिक है, तब बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इन यूकैरियोटिक होस्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स में क्लोन करा रहे हैं या एनिमल्स में करा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चैप्टर ये समझ में आ रहा है ना? अच्छे तरीके से आया समझ में? कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक। अभी इसका आज क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़ा सा जो बचा रह जाएगा वो अपनी बात बताएंगे। तो उस चीज को आप नोट कर लिए हो गया ये। अब देखिए प्लांट में जीन को क्लोन कराना है तो वेक्टर कौन सा लेंगे? एनिमल्स के लिए वेक्टर अलग होता है। प्लांट्स के लिए आप क्या लेते हैं? टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। प्लाज्मिड है लेकिन इसका नाम क्या है? टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। और एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरस, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि टीआई प्लाज्मिड, अच्छा टीआई प्लाज्मिड को समझ लेते हैं कहां से मिलता है, ये क्या क्या चीजें हैं। तो जो टीआई प्लाज्मिड है एक बैक्टीरिया होता है, उसके बारे में समझिए। एक बैक्टीरिया है एक्टोबैक्टीरियम, एक्टोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन, ट्यूनिफेसियंस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ये सॉइल बैक्टीरिया है। कैसा है ये सॉइल में रहने वाला, मिट्टी में रहता है, सॉइल बैक्टीरिया, ठीक है, मिट्टी में रहता है। और मिट्टी में प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, प्लांट्स की जड़ों में ये ट्यूमर कॉज कराता है, ट्यूमर गांठ बनवाता है। नॉर्मली ये क्या करता है? कॉजेस ट्यूमर एंड डाइकॉट रूट, डाइकॉट इन रूट्स ऑफ, इन रूट, रूट्स ऑफ डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनके रूट्स में क्या करता है? ये ट्यूमर कॉज कराएगा।
ठीक है। और इस डिजीज को बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। डिजीज को क्या बोलते हैं? क्राउन गॉल डिजीज बोला जाता है। जो ट्यूमर बनता है डायरेक्ट प्लांट की रूट में, उसको क्या बोलेंगे? क्राउन गॉल डिजीज। ये नेचुरल। अब देखिए आता है एक चीज जानकारी होनी चाहिए, ये बैक्टीरिया नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, क्योंकि इस बैक्टीरिया में आपको टीआई प्लाज्मिड देखने को मिलता है। इस बैक्टीरिया में क्या है? कंटेन टीआई प्लाज्मिड। इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड देखने को मिलेगा? टीआई। ठीक है। ये जब बैक्टीरिया, मान लीजिए ये प्लांट है और ये प्लांट की रूट है और यहाँ बैक्टीरिया है, सॉइल में पड़ा रहता है। प्लांट की रूट में जब इंटर करेगा, ये रूट में जब इंटर करेगा, वहां रूट में क्या करेगा? ट्यूमर कॉज करेगा। कैसे? इस बैक्टीरिया में, जैसे बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इसके प्लाज्मिड में एक पार्ट देखने को मिलता है, उस पार्ट को बोलेंगे टीडीएनए। कौन सा डीएनए? मतलब एग्रोबैक्टीरियम टिम्पेसियन जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड के अंदर ये छोटा सा पार्ट लगा होता है, उस पार्ट को बोलते हैं टीडीएनए। इसका मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए। ठीक है। और इसके अंदर एक जीन लगी होती है, उस जीन को बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। यहाँ पर एक छोटी सी जीन है, जीन को क्या बोलेंगे? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, इंड्यूसिंग जीन। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कहा जाए ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन कहाँ होती है? तो टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए वाले हिस्से में देखने को मिलती है। ठीक है। टीआई प्लाज्मिड जो है उसके किस पार्ट में मिलेगा? टीडीएनए में मिलेगा। और ये बैक्टीरिया जब एंटर करेगा रूट में, तो वहां जाकर के कैसे ट्यूमर कराता है? तो अपना ये टीडीएनए ट्रांसफर कर देता है किसमें? प्लांट की सेल में। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन में लिख रहा हूं, जब इन्फेक्शन होगा, जब ये इन्फेक्शन करेगा ड्यूरिंग, कहां पर? इन प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जब इन्फेक्शन करता है रूट में जाकर के, ये क्या करेगा? एक ट्रांसफर करेगा। ये सारी चीजें बुक में लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है। ट्रांसफर इट्स टीडीएनए, ये अपना टीडीएनए ट्रांसफर करेगा कहां? प्लांट सेल में। ठीक है। और प्लांट सेल में क्या हो जाएगा? ट्यूमर। ठीक है। क्योंकि ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, इसी को टीआई जीन भी बोलते हैं। यही जीन क्या करती है? ट्यूमर कॉज कराती है। इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोला जाता है। प्राकृतिक जो है जेनेटिक इंजीनियर, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग तो साइंटिस्ट करते हैं, मनुष्य करता है। क्या करते हैं वो छोटा सा कहीं से टुकड़ा जीन का लाएंगे, प्लाज्मिड में जोड़ेंगे, उसके बाद होस्ट सेल में ले जाएंगे, यही सब का काम करते हैं। ये बहुत सारा काम खुद करता है। ये अपने जब ये इन्फेक्शन नेचुरली प्लांट को करेगा, तो अपना ये टीडीएनए यहाँ से सेल काटेगा, पूरे प्लाज्मिड को प्लांट सेल में इंटर नहीं करेगा, इस पार्ट को काट करके सेल कटेगा इसमें से। जैसे मान लीजिए प्लांट सेल में इंटर किया पूरा बैक्टीरिया, कहाँ गया? ये प्लांट सेल में। वहां जाकर के ये टीडीएनए अपना कट करेगा और खुद टीडीएनए को ये भेजेगा। ठीक है। जो काम जेनेटिक इंजीनियर करते हैं वो काम ये खुद कर रहा है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है। समझ में आ रही चीज? तो इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। और रीजन क्या है? बिकॉज इट डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ट्रांसफर करता है, डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा इट्स टीडीएनए, अपने टीडीएनए को कट करके ट्रांसफर करता है कहां पर? होस्ट सेल। होस्ट सेल में खुद ट्रांसफर करेगा, इसलिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। ठीक है। अब अगर इसके टीआई प्लाज्मिड को निकाल करके हम लोग क्या करते हैं? इस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकालते हैं, और इस प्लाज्मिड में क्या लगा हुआ है? टीडीएनए पार्ट है। उसमें कौन सी जीन है? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है। तो इसके प्लाज्मिड को कैसे यूज किया जाता? अगर प्लाज्मिड निकाला और इसके प्लाज्मिड को काट करके इसमें जीन जोड़ दिया तो डिफीज करा देगा प्लांट। भाई इसके प्लाज्मिड को हम यूज करते हैं एज ए वेक्टर फॉर द जीन ट्रांसफर इन एनी अदर प्लांट।
दूसरे प्लांट में जीन को ले जाना है तो जीन को इसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके इसके ये क्या करेगा, जीन को प्लांट में ट्रांसफर कर देगा जैसे प्लाज्मिड करता है। लेकिन ऐसा सच नहीं करते हैं, इसके प्लाज्मिड को मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मॉडिफाई, चेंज, क्योंकि अगर ऐसा यूज करेंगे तो ये ट्यूमर कॉज करा देगा वहां जाकर के। समझ में आ रहा है? ऐसे ही एनिमल्स में जब जीन को ट्रांसफर करते हैं तो रेट्रोवायरस, अभी मैं आगे का थोड़ा बताऊं कैसे करते हैं। यहाँ समझिए एनिमल्स में क्या है, रेट्रोवायरस से जीन ट्रांसफर होती है। हमारी बॉडी की सेल में जीन ट्रांसफर करना किससे होगा, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है, कॉजेस कैंसर, कॉजेस कैंसर, ये कैंसर कॉज का नेचुरल कंडीशन है ये वायरस, ठीक है। तो इसको भी एज सच यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर इस वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल है इसको आप ऐसे ही यूज कर लेंगे बिना कोई चेंज किए तो ये क्या कर देगा, कैंसर कॉज करा देगा। तो चाहे टीआई प्लाज्मिड हो चाहे रेट्रोवायरस हो, दोनों को जब हम यूज करते हैं किस तरीके से, एज ए वेक्टर, जब दोनों को वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है इनके पैथोजेनिक सेगमेंट, पैथोजेनिक का मतलब जिससे बीमारी हो रही है उस हिस्से को निकाल दिया। इसमें से ये टीआई वाली जीन हटा देंगे, कौन सी वाली जीन, जिससे ट्यूमर हो रहा है, ट्यूमर एडिशन जीन जो है इसको निकाल देंगे, और ऐसे रेट्रोवायरस का जो सेगमेंट को निकाल देंगे जिससे क्या होता है, कैंसर। फिर बड़े आराम से आप यूज कर लीजिए। तो पैथोजेनिक जीन को हटाना उसको बोलते हैं डिस, एक वर्ड होता है डिसआर्म पैथोजन, डिसआर्म पैथोजन, पैथोजन। डिसआर्म पैथोजन जानते हैं क्या है, तो मैं लिखा हुआ डिसआर्म पैथोजन यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। उसमें लाइन लिखी हुई है कि डिसआर्म पैथोजन यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। इसका मतलब कोई बताएंगे, अब तक आपने प्लाज्मिड पढ़ा, हम कह रहे हैं कि ये वाला बैक्टीरिया है, एक वायरस है, ठीक है। इनके अंदर इनको हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, जीन को क्लोन करने के लिए। इसका प्लाज्मिड दे दिया, इसका भी जेनेटिक मटेरियल दे दिया। तो डिसआर्म पैथोजन क्या होता है, डिसआर्म आपको बता रहा है, निहत्था, निहत्था जिसके पास कोई हथियार नहीं है उसको बोलते हैं डिसआर्म। आर्म का मतलब बुझाएं, बुझाएं काट दीजिए तो डिसआर्म हो गया। इस पैथोजन के हाथ पर काट दिए गए हैं, किसके, इस बैक्टीरिया का। जब ये प्लाज्मिड लेते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो इसको निहत्था कर देते हैं। निहत्था का मतलब इसकी ये वाली जीन हटा देते हैं। ऐसे जब रेट्रोवायरस यूज किया जाएगा तो इसके उस सेगमेंट को हटा दिया जाएगा, इसके जेनेटिक मटेरियल से जो बीमारी कॉज कराता है, कैंसर है, इसको निहत्था बना देगा। नहीं बनाएंगे तो आपके लिए समस्या कर देगा, ठीक है। तो डिसआर्म पैथोजन को हम क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज करेंगे। पैथोजन को क्या कर देंगे, डिसआर्म कर देंगे, ठीक है, ताकि बीमारी ना करा पाए। समझ में आ रहा? तो ये दोनों डिसआर्म पैथोजन करके यूज किया जाता है। अब देखिए, तो टीआई प्लाज्मिड को आपने समझा कि टीआई प्लाज्मिड को कैसे यूज करेंगे, टीआई प्लाज्मिड को यूज किया जाएगा एज क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में। कैसे, उसको चेंज करेंगे, आफ्टर रिमूविंग रिमूव करके टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, वो कहाँ है, टीडीएनए, वो टीडीएनए है। टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए वाले हिस्से में जीन लगी है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, इसको हटा करके, मतलब इसको डिसआर्म करके यूज किया जाएगा। ऐसे ही रेट्रोवायरस भी यूज किया जाता है, ठीक। अब आप पढ़ लीजिएगा इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। जितना भी कुछ लिखा गया है ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो नहीं है। अगली चीज है कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है वो समझिए, कॉम्पिटेंट होस्ट, जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं, अगर आपके पढ़ने की इच्छा नहीं
चिल्ला चिल्ला देंगे। वैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपके पास में एक ये क्या था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था जीन को जोड़ करके, ये जीन जोड़ा गया प्लाज्मिड में। इसको जब किसी भी होस्ट सेल में ले जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की सेल होती है चाहे वो प्लांट की सेल होती है, तो जब तक ये होस्ट सेल इस लायक ना हो जाए कि इसको रिसीव कर सके, तब तक ये इसमें एंटर नहीं करेगा। क्योंकि डीएनए है, प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है, और डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया? और ये जो सेल है इसमें एक मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर से कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिपिड नेचर का, ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। और डीएनए कैसा, हाइड्रोफिलिक है कि हाइड्रोफोबिक, बताइए, हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक चीज हाइड्रोफोबिक में एंटर नहीं करेगी, मतलब ये अपने आप में प्लाज्मिड में नहीं जाएगा। जब तक इस ये होस्ट सेल अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे अपने सेल मेम्ब्रेन में, तब तक ये नहीं एंटर करेगा। तो होस्ट सेल को ऐसा बनाया जाता है, होस्ट सेल को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से होस्ट सेल क्या हो जाती है, उस लायक हो जाती है ताकि वो इसको रिसीव कर सकें। और इसी प्रक्रिया को इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। सारी होस्ट सेल सारे बच्चों को हम एक जैसा नहीं बना सकते हैं तेज, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई ट्रीटमेंट दिया तो आपके पास बहुत सारी होस्ट सेल है, सारी होस्ट सेल में बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। आप जो भी ट्रीटमेंट अभी समझेंगे क्या क्या दिया जाता है, सारा ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है वो हर होस्ट सेल में चेंज नहीं कर सकता है। जो होस्ट सेल में चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, कॉम्पिटेंट। इसका मतलब वो डीएनए को रिसीव कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉम्पिटेंट होस्ट सेल क्या होती है, वो लिख लीजिए क्या है। ये होस्ट सेल होती हैं, होस्ट सेल दैट हैव कैपेसिटी, जिनके अंदर क्षमता होती है टू रिसीव रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को रिसीव करने की क्षमता है, उसी को बोलेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट सेल। कॉम्पिटेंट होस्ट सेल को बनाया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट दे करके। सेल मेड कॉम्पिटेंट, सेल को क्या किया जाता है, मेड कॉम्पिटेंट, उनको बनाया, पहले से नहीं होती है, बनाया जाता है, ठीक है। आफ्टर, कैसे, आफ्टर ट्रीटमेंट, कुछ ट्रीटमेंट देते, वो ट्रीटमेंट क्या होते हैं अभी समझते हैं, ठीक है। उसमें कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और आप क्या है, हीट एंड कोल्ड शॉक दे सकते हैं, ठंडा और गर्म का झटका दे सकते हैं सेल को। डाइवैलेंट कैटायन से ट्रीट कर देंगे और हीट शॉक कोल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ टेंपरेचर दे देंगे, फिर आइस पर ले आएंगे। तो ये अगर कहा जाए सेल को कॉम्पिटेंट क्यों बनाया जाता है, तो बताइए। टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ताकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेक अप कर सके, ले सके। अब यहीं पर ये चीज लिख लीजिएगा कैसे, यहाँ पर डीएनए जो है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट, होस्ट की क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। इसकी वजह से डीएनए कैन नॉट, नहीं इंटर कर सकता है, डायरेक्टली एंटर इन होस्ट सेल, सेल में वो डायरेक्ट एंटर नहीं करता। तब वो ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, सेल को कहाँ रखेंगे, डाइवैलेंट कैटायन, कैल्शियम क्या है, ये डाइवैलेंट कैटायन है, ठीक है, कैटायन मिला देंगे और साथ में हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट दे देंगे। एक बार 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल को रखेंगे, 42 का, फिर 0 पे ले आएंगे, आइस में रख देंगे, आइस का ट्रीटमेंट दे देंगे, बर्फ कर देंगे, फिर हीट, फिर कोल्ड। इससे होगा क्या, सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में छेद बन जाएंगे, ठीक है। इन चीजों से होता क्या है, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, पोर्स
सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो जो छोटा छोटा पोर बन जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, सेल वॉल में, तो आसानी से ये DNA निकल जाएगा छेद से। तो क्या ये पोर हमेशा बने रहेंगे? नहीं। जैसे आप ट्रीटमेंट हटा देंगे तो ये पोर फिर से गैप सील बंद हो जाएगा, तो ये सही हो जाता है। समझ में आया? हमेशा पोर नहीं बने रहते, ये कम्युनिटी एंटर कर गया फिर वापस हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया है वो है मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। किस तरीके से जीन को ट्रांसफर किया जाता है। कोई यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? सुस्ती से बैठे हुए हैं, बताइए कोई। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए। क्यों? कैसे जीन को ट्रांसफर किया जाता है? मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। और देखिए अब आपके पास टाइम नहीं, सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा ना, अब आपके पास टाइम नहीं है। जो इसके अंदर मेरी इच्छा है कि मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, वो रिवीजन चालू कर दिया अपना, चालू कर दिया। मन में आप एक ही चैप्टर उठाइए, बुक में आपने अंडरलाइन किया होगा, पढ़ते समय या तो आपके पास नोट्स होंगे, तो एनसीईआरटी अंडरलाइन, एनसीईआरटी को अगर अंडरलाइन नहीं किए हैं तो फिर भी आप साइंस भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ जो बुक से ही पढ़ा हूँ सब कुछ, ठीक, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या उसी को बार बार पढ़िए, कई बार मैटर समझ लिए तो कई बार पढ़िए, लाइन को रखिए दिमाग में बैठ जाए, ठीक, क्योंकि रिविजन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जीन ट्रांसफर के मेथड क्या है? दो तरीके से जीन को ट्रांसफर किया जाता है। एक होता है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, और जो कुछ लोग लिखते नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई लिख लिया करिए आप लोग, तो बैठे रहते जैसे लगता है कि हमारे पास सब कुछ लिखा रहता है, तो लिखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? हो सकता है कुछ चीजें छूटी, मगर आपके पास नोट्स है नहीं तो हो सकता है कुछ उसमें छूटा हो। अगर सब कुछ है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास सब कुछ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ चीज है जो यहाँ है और आपके पास मैटर में नहीं है तो तत्काल नोट करिए उसको, ठीक। जीन ट्रांसफर दो तरीके से होता है, एक है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर, ठीक है, और एक क्या है पैथोजन, वेक्टर के माध्यम से, ठीक है, वेक्टर मेडिएटेड। वेक्टरलेस बोलते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, ये डायरेक्ट तरीका है, और ये क्या है इनडायरेक्ट तरीका है। समझ रहे हैं ना? अभी तक आपने प्लाज्मिड से, चाहे टीआई प्लाज्मिड हो, चाहे बैक्टीरियोफाज का सहारा लिया, चाहे रेट्रोवायरस का सहारा लिया, उसमें जीन को जोड़ करके तब कहीं सेल में भेज रहे थे, वो है वेक्टर मेडिएटेड पढ़ रहे थे अभी तक आप। क्या चीज पढ़ रहे थे? वो वाला वेक्टर मेडिएटेड का मतलब चाहे प्लाज्मिड की मदद से जीन को ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे रेट्रोवायरस से कर रहे हैं, चाहे वो टीआई प्लाज्मिड है, और चाहे क्या है बैक्टीरियोफाज है। बैक्टीरिया में कितने तरीके से किससे होता है? बैक्टीरिया में प्लाज्मिड से और बैक्टीरियोफाज से होता है। प्लांट सेल में टीआई प्लाज्मिड, एनिमल सेल में रेट्रोवायरस। समझ में आया? बैक्टीरिया में दो तरीके से, प्लाज्मिड से भी होता है, बैक्टीरियोफाज से भी ट्रांसफर करते हैं। और वेक्टरलेस क्या है? ये डायरेक्ट तरीका है, ये तो आपने पढ़ रखा, ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें कई मेथड हैं, इसमें देखिए जो बुक में दिए गए हैं उसको देखते हैं। पहला है फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड जो अभी आपने पढ़ा, कौन सा वाला कि डाइवैलिक कैटायन ब्रिक शॉक का कोई ट्रीटमेंट देकर के आप जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं, समझ में आया? जीन ट्रांसफर हो जाएगी। फिजिकल मेथड में वही है कैल्शियम प्लस और हीट कोल्ड का ट्रीटमेंट देना, ठीक है। ये मेथड कहा जाए किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये बैक्टीरिया के लिए है, और बैक्टीरिया की स्पेशली उसी के लिए है, विशेष रूप से किसके लिए यूज करते हैं? बैक्टीरिया में हम ये तरीका अपना लेते हैं, ठीक है। तो बुक में पहला मेथड यही है। दूसरा है जीन गन है, और एक क्या है माइक्रो इंजेक्शन है,
तो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? जैसे देखिए इस तरीकों को आप यूज करेंगे ओनली इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ही यूज किया जाएगा, प्लांट सेल में नहीं करते हैं। नॉट इन प्लांट सेल, नॉट इन प्लांट सेल। कारण क्या है? सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट सेल में, और सेल वॉल क्या है? हार्ड है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, समझ लीजिए। आपके पास ये सेल है, किसमें यूज करेंगे? एनिमल सेल में। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एनिमल सेल में किससे करते थे? अगर आप वेक्टर की मदद से कर रहे हैं तो रेट्रोवायरस से कर देंगे, और वेक्टर की मदद से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट तरीका ये है कि माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एक बहुत बारीक निडल होती है, सिरिंज, उसमें एक निडल लगी होती है, ठीक है। उस जैसे ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में अब एनिमल सेल तो आंख से दिखती नहीं है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रखेंगे। माइक्रोस्कोप के नीचे क्या है? सेल रखेंगे, और माइक्रोस्कोप के नीचे ही क्या है? वो जैसे डॉक्टर लोग जब सर्जरी करते हैं तो उससे जो है मैग्नीफाइंग चीज से देखते भी रहते हैं उसमें, ठीक है, बड़े पर कहाँ ये लेकिन जा रही है। जैसे एंजियोग्राफी जब करते हैं तो कहाँ वो जा रहा था, वो जाता है, कहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को रखेंगे और माइक्रो सिरिंज को रखेंगे, और ऐसे क्या इंटर करा देंगे। मतलब माइक्रो नीडल जो होती है वो एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने कहाँ लिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सिरिंज में, ठीक है। और वो डीएनए यहाँ देखिए, रिकॉम्बिनेंट मैंने एक टर्म बोला, तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ? जिसमें प्लाज्मिड जुड़ा है। रिकॉम्बिनेंट जब मैंने बोल दिया तो जिसमें क्या जुड़ा हुआ है? प्लाज्मिड। तो आप कहेंगे ये तो प्लाज्मिड के साथ प्लाज्मिड भी आ गया। तो देखिए आप डायरेक्ट जीन को भी ले सकते हैं, डायरेक्ट जीन, क्योंकि वेक्टर लेस में वेक्टर की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आपको आप जीन ले लीजिए सिरिंज में, जो डिजायर्ड डीएनए आपको भेजना है, तो या तो आपने अगर जोड़ रखा है वेक्टर में कोई बात नहीं है, उसको भी ले सकते हैं, लेकिन वो वेक्टर अब भी ले जाएगा। अब आपकी सिरिंज ले जा रही है, उसको कौन ट्रांसफर कर रहा है? आपकी सिरिंज, इसलिए वेक्टरलेस हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी ले सकते हैं और ये नॉर्मल फॉरेन जीन भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट सेल के साइटोप्लाज्म में माइक्रो सिरिंज से क्या करेंगे? इंजेक्शन दे देंगे, और यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर एलियन डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा, और कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में डायरेक्ट। पर न्यूक्लियस में जाकर के उस सेल के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, एनिमल सेल के डीएनए के साथ वो जीन आपके जुड़ गए, बस मकसद खत्म। मतलब ये सेल डिवाइड करेगी तो जीन भी डिवाइड करेगी। तो इसको कहाँ भेजते हैं? यहाँ लिखेंगे फॉरेन जो जीन होती है, फॉरेन जीन डायरेक्टली इंटर करते हैं, डायरेक्टली इंटर करेंगे इन होस्ट सेल न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंटर कर देंगे। और एक चीज समझ लीजिए, सिलेक्शन जानते हैं, सिलेक्शन पढ़ा है, सिलेक्शन किस सेल में पहुंचा किस में नहीं पहुंचा ये भी तो बाद में पता लगाना रहता है ना। यहाँ सिलेक्शन की जरूरत नहीं है इस तरीके से, बाकी आप सभी में सिलेक्शन कराना पड़ेगा, सारे तरीके में सिलेक्शन कराना पड़ेगा। जितने भी आप तरीके पढ़ रहे हैं, चाहे ये वाला आपने कैल्शियम का ट्रीटमेंट दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखा, उसमें किस सेल में पहुंचा किस में नहीं पहुंचा कैसे पता लगता, बाद में सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं, 100% ट्रांसफर होगा इसमें, इसमें कोई बट का चांस ही नहीं है वो ट्रांसफर ना हो, क्योंकि आप डायरेक्ट भेजने सेल में, ठीक है। अगर आप होस्ट, मान लीजिए आपके पास ये होस्ट सेल है, आपने यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए रख दिया, अब ये लिया कि नहीं लिया क्या मामला पता नहीं, ये इसमें गया कि नहीं गया, ठीक है, जैसे इसमें होता है, छेद तो बन गया है, अब ये इंटर किया कि नहीं किया क्या गारंटी? इंटर कर गया तो आप सिलेक्शन करा लेंगे, पता लगा लेंगे, लेकिन यहाँ सिलेक्शन की जरूरत ही नहीं है इसमें, हमको डायरेक्ट भेजा जा रहा है। माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल में यूज करते हैं, प्लांट में इसलिए यूज करते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी होती है? हार्ड। आपकी माइक्रो सिरिंज डिस्टर्ब हो सकती है, माइक्रो सिरिंज हो सकता है इंटरवीनर, सेल वॉल हार्ड बन गया, तो ये इसलिए एनिमल सेल में यूज किया जाता है। अगला है जीन गन, जीन गन या फिर बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं जीन गन में,
ये तरीका आपका प्लांट सेल के लिए है और प्लांट सेल में याद रखिए प्लांट सेल में अगर डायरेक्टली ट्रांसफर की जा रही है तो किससे करेंगे, इसमें एनिमल सेल में इससे, बैक्टीरिया में इससे, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आपके पास ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है, एक मशीन होती है जीन गन, इसे गन में बुलेट लगाते हैं, गन ट्रिगर दबा देते हैं, बुलेट चली जाती है। ये प्लांट से आपके पास प्लांट सेल एक मशीन है, वो क्या है, जीन गन है, ठीक है। उस मशीन में क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको जीन आपको यहाँ सेल में भेजनी है, उस जीन को चाहे वो जीन ले लीजिए और चाहे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ भी ले सकते हैं, प्लाज्मिड के साथ ले सकते हैं, आपके पास प्लाज्मिड जुड़ा हुआ वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जीन है इसको किसके ऊपर कोट करा लेंगे, गोल्ड या टंगस्टन के, ये गोल्ड का पार्टिकल है सोना, गोल्ड के पार्टिकल के या टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर डीएनए को क्या कर लेंगे, कोट समझ लीजिए, जैसे बिजली के तार पर कॉपर का तार अंदर ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ऐसे ही गोल्ड के चारों तरफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करा लेंगे, चढ़ा लेंगे, कोट करा लेंगे और एक बुलेट बन जाएगी। और इस बुलेट को जीन गन में रखेंगे और इससे बम्बार्डमेंट कराएंगे, बम्बार्डमेंट बौछार कराएंगे, कोट एकदम हाई वेलोसिटी के साथ में, इतनी भी वेलोसिटी ना हो जाए कि दीवार फाड़ के भी निकल जाए, पता लगा प्लांट सेल की ये वाली साइड से निकल गया, तो इतनी ये पर्टिकुलर वेलोसिटी रखी जाती है। तो जब ये आएगा ये कहाँ पहुंच गया, इस सेल में, क्या प्लांट सेल में इंटर करेगा। तो ये चीज बताएंगे कि गोल्ड वही रह जाता है, गोल्ड कहाँ जाएगा, तो गोल्ड गया है प्लांट सेल में, गोल्ड वो कहाँ गया, सोना वहीं पड़ा रह जाएगा। गोल्ड जो है इतना क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इतना फोर्स होता है कि गोल्ड के पार्टिकल जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ छोड़ करके इसके बाद गोल्ड किनारे निकल जाता है, ठीक है। अगर रह भी गया है तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, जैसे सर्जरी जब होती है तो पैर में जब रॉड लगती है तो रॉड नहीं निकालेंगे तो कई साल तो कोई समस्या नहीं होती है, तो ऐसे गोल्ड कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, समझा सर, ठीक। प्लांट सेल में क्यों यूज, एनिमल सेल में क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में आप जैसे सेल वॉल में बुलेट जब मारी जाती है यहाँ से विंग गन से तो वो छोटा सा होल करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन अगर यही एनिमल सेल में आप करते तो एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होते, सेल मेम्ब्रेन के पचकरे उड़ जाएंगे, टूट जाएगी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इतना फोर्स से आता है बुलेट यहाँ पर, तो एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, केवल छेद हो जाता है, ठीक है, बाद में छेद हो जाता है। हाँ क्या करें, बहुत हाई नहीं रखते वेलोसिटी, बड़ी तो कह रहे हैं ना ऑप्टिमम नहीं, तो देखिए बहुत स्लो वेलोसिटी करें, एनिमल सेल में ट्रीट करेंगे बहुत स्लो वेलोसिटी से तो पता लगा टकरा करके वापस हो जाएगा, बॉल को मारा तेजी से, ठीक है, तो वो टकरा करके वापस हो सकता है अगर मान लीजिए स्लो वेलोसिटी रखी गई है इसका, इसीलिए हम एनिमल सेल में यूज नहीं, फास्ट वेलोसिटी रहेगी तो ब्रेक कर देगी, ठीक है, और स्लो रहेगा तो वापस होने के चांस हो सकता है, इंटर ही ना करें, इसलिए यहाँ समझ में आ गया। दो तरीके और तो नाम जान लीजिए, एक तरीका है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, और एक है लाइपोफ्रैक्शन, के नाम जाने देखिए। इलेक्ट्रोपोरेशन में एक पर्टिकुलर वोल्टेज का झटका दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, बिजली का झटका एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, ठीक है। यहाँ पर होस्ट सेल को क्या है, होस्ट सेल को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, उससे क्या होगा, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, जब पोर्स क्रिएट हो गया तो काम आसान हो गया, कहाँ पर, इन सेल वॉल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में पोर बन गया, बड़े आसानी से डीएनए चला जाएगा। तो ये पोर हमेशा नहीं बना रहेगा, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपने किसी सेल को कहाँ रखा है, उसको इलेक्ट्रिक वोल्टेज दे दिया, झटका दिया, पर्टिकुलर वोल्टेज तो छोटा छोटा पोर बन गया, डीएनए एंटर कर गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक हटाएंगे तो ये वापस गैप फिल, ठीक, जैसे आपने वाला करते हैं। लाइपोफ्रैक्शन क्या है,
लाइपोसक्शन का मतलब डीएनए को इसके अंदर बंद करके भेजते हैं, लिपिड की थैली में बंद करके भेजते हैं। लिपिड, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन अंदर से लिपिड नेचर की है, हाइड्रोफोबिक है, तो इसको डीएनए हाइड्रोफिलिक है, तो डीएनए के चारों तरफ क्या कवर कर दीजिए, लिपिड की मेम्ब्रेन चढ़ा दीजिए उसके ऊपर। मतलब डीएनए को हम लिपिड के वेसिकल्स में बंद करके भेजेंगे तो ये लिपिड बड़े आसान से एंटर कर जाएगा, उसी बहाने डीएनए भी चला जाएगा। ये होता है लाइपोसक्शन। छोड़ दीजिए इसको। अब देखिए कोई पर्टिकुलर कॉमन नहीं, जो आपको कॉमन वो मैंने आपको बता दिया, अब कहीं सवाल नहीं आएगा, इसमें परेशान होइए किस पर पूछ लीजिएगा कि किसमें तरीका अपनाया जाता है, ठीक है, आपको नहीं। आइसोलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। प्रोसेस, अब देखिए इन्होंने प्रोसेस दिया है। अच्छा एक बार रिवाइज कर लीजिए ऐसे ही कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से स्टेप, पहला स्टेप क्या माना जाएगा, क्योंकि बार-बार क्वेश्चन आता है सीक्वेंस लगाने के लिए। पहला स्टेप क्या है, आप बायोटेक्नोलॉजी कराना चाहते हैं, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, अभी मैंने टॉपिक पढ़ा के वही पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरा क्या करेंगे, आपने किसी सेल से डीएनए को निकाल लिया, अब क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, कट कर लिया। अब तीसरा स्टेप बताइए, तीसरा बताओ, जोड़ेंगे नहीं, उसके पहले भी अभी 2 स्टेप और बाकी, 2 स्टेप और बाकी। शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। स्टेप्स ऑफ आरटीटी। पहला स्टेप क्या करेंगे, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को निकाला जाएगा कहां से, फ्रॉम सेल से। कैसे निकालेंगे अभी समझाएंगे एक बार। दूसरा क्या करेंगे, डीएनए निकाल लिया आपने, डीएनए में से पर्टिकुलर जीन को काटेंगे, ठीक है, और डीएनए के साथ साथ में एंड आल्सो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को भी आइसोलेट करेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि प्लाज्मिड भी तो चाहिए। अगर वेक्टर से कर रहे हैं तो, और वेक्टर से नहीं कर रहे हैं तो प्लाज्मिड को लेने की जरूरत नहीं है। एक सेल से भी डीएनए निकाला, दूसरे से प्लाज्मिड निकाला, वेक्टर से। अब क्या करेंगे, कट कराएंगे, कटिंग करेंगे, इसका इस डीएनए को कट करेंगे विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट देंगे किसको, तो डीएनए को एंड प्लाज्मिड। हालांकि प्लाज्मिड भी डीएनए ही है, ठीक है, जो डीएनए हमने निकाला उसको कट करेंगे प्लाज्मिड को। यहाँ एक चीज समझना जरूरी, सेम एंजाइम से काटते हैं, किससे, एंजाइम सेम होना चाहिए, एक ही सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। क्यों काटते हैं, कोई बताएगा रीजन, जिससे हम प्लाज्मिड काटते हैं, उस जिससे हम डीएनए को कट करते हैं उसी से क्या है, प्लाज्मिड भी काटा जाता है। बताइए कारण। हाँ, सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड बने, रीजन लिख लीजिए, सेम से क्यों करेंगे, टू प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स जो हैं एक ही प्रकार के बने, प्लाज्मिड के अंदर भी और डिजायर्ड जीन के अंदर, इन बोथ प्लाज्मिड एंड एलियन। जैसे आपने जीन को काटा, जैसे डीएनए है, डीएनए से क्या करेंगे आप, एंजाइम मिलाया तो डीएनए क्या करेगा, इस डीएनए को कई जगहों पर काट देगा, कई जगहों पर काटेगा, एक जगह नहीं कट करेगा, क्योंकि एक ही साइट नहीं उस एंजाइम में, बहुत सारी साइट है इसमें। तो डीएनए जहां जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होगा वहां से डीएनए कट जाएगा, कट गया। तो मान लीजिए काटने के बाद में आपने क्या किया, आपके पास ये आ गया, ठीक है, कितना, और आपने प्लाज्मिड को सेम से ना कट करके उसको किसी दूसरे एंजाइम से काट दिया, दूसरे से काटेंगे तो होगा ये इसमें, ये इस तरीके से बनेगा, और ये तो बताइए ये इसमें जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि जैसे इतना हिस्सा ये बाहर निकला हुआ है तो इसमें अंदर इतना ही हिस्सा तो है, देखिए ये गैप इतना ही तो है, जबकि गैप इसका बड़ा, जैसे दो उंगली जोड़नी है
जितना गैप इसमें आ रहा उतना ही गैप इसमें भी दोबारा तभी तो जुड़ जा रहा। अब इसको एक और छोटा करके जुड़ ले जाएंगे नहीं, या इसको और ऐसे बड़ा कर दिया तो जुड़ जाएगा नहीं। ये इसकी जो इंट है इनकी लंबाई तो होनी चाहिए दोनों जगह सेम होनी चाहिए, प्लाज्मिड में भी और जीन में भी, ताकि वो आसानी से जुड़ सके। स्टिकी एंड बराबर लेंथ की होनी चाहिए, समझ में आया? इसलिए सेम से काट देंगे। काट दिया आपने, काटने के बाद क्या करेंगे? सेपरेशन कराएंगे। अगला तरीका स्टेप कौन सा है कि डीएनए को आपने काटा, डीएनए के टुकड़े बन गए, हमको जो टुकड़ा चाहिए उसको अलग ही करना है। तो इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस करा देंगे, मशीन में डाल देंगे, और ये जितने टुकड़े अलग अलग लंबाई के हैं, जो टुकड़ा बड़ा और छोटे, वो कहाँ आ जाएंगे? जेल में आपके बस सबसे छोटा टुकड़ा नीचे भी समझाएंगे। यहाँ से काट करके इसको निकालने का अगर ये वाला आपको चाहिए तो सेपरेशन कराएंगे, सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट को अलग कर डालेंगे, जिससे बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब आपके पास क्या मिल गया? आपके पास में छोटा सा जीन मिल गया और आपने प्लाज्मिड को अलग करा दिया, क्योंकि प्लाज्मिड जब काटते हैं तो कटा हुआ हिस्सा वो भी तो सामने रहता है, तो कटे हुए हिस्से को हटाना है, प्लाज्मिड को देना है, तो उसको भी कराया जाएगा मशीन में। अब क्या करेंगे? अगला अभी एडिशन कर मल्टीप्लाई कराएंगे, इनकी कई कॉपी पता लगा ये कॉपी कहीं खो गई तो मल्टीपल कॉपी रेडी कराएंगे। चौथा है मल्टीपल कॉपी, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका ऑफ एलियन डीएनए का एंड प्लाज्मिड का। किससे कराएंगे? कैसे कराएंगे? पीसीआर से। आपके पास पीसीआर मशीन होनी चाहिए, मशीन में डाल सकते। हाँ पॉलीमरेज। अब क्या होगा? अब जो पांचवा स्टेप है वो आप सब जान रहे हैं, लाइगेशन हो जाएगा, जिसका एलियन डीएनए का प्लस प्लाज्मिड का। और छठवां नंबर है ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया यहाँ से। ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफेक्शन कराएंगे, अगर यूकैरियोटिक सेल है तो ट्रांसफेक्शन टर्म। और सातवें नंबर में ये होस्ट सेल में पहुंच गया ये पता लगाने के लिए सिलेक्शन कराएंगे। अरे भाई किस सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो कैसे पता लगेगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन किस चीज का होगा? रिकॉम्बिनेंट का होगा, रिकॉम्बिनेंट सेल का करेंगे। और इसके बाद में जिस सेल को आप चुन लेंगे कि ये सेल में पहुंच गया, उसको आगे फर्दर क्या करा देंगे? बायोरिएक्टर में ट्रांसफर करा देंगे। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल टू बायोरिएक्टर, या फिर आप स्मॉल मीडियम में भी करा सकते हैं, किसी छोटे मीडियम में, कोई जरूरी नहीं, छोटी सी प्लेट ले करके उसमें भी ट्रांसफर करा सकते हैं। जो होस्ट सेल आपको बढ़िया मिल गई है इसमें पहुंच गया, उसको वाटर से करा दीजिए, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लास्ट का है 9 नंबर, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जो आपके पास जीन है उसका प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो जीन कुछ प्रोटीन बनाएगी। उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? आप आइसोलेट कराएंगे और उसकी स्क्रीनिंग कराएंगे। स्क्रीनिंग जानते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट टॉपिक दिया है, डाउन स्ट्रीम। जब फैक्ट्री में कोई सामान बनता है तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि सामान बढ़िया है, मार्केट में जाने लायक कि नहीं है, तो उसकी पूरी इस प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी टेस्ट करना, इसमें कुछ मिलाना है तो मिलाइए, मार्केट में सप्लाई का, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इतने स्टेप दिए पूरा चैप्टर खत्म होता है। हमने आपको कुछ बता दिया, हम आगे कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? पहला स्टेप ये सब हो गया है, पहला स्टेप बताना कैसे सेल से डीएनए को निकालते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बुक में लिखा गया जनरली कौन सा होता है? डीएनए। ठीक है, डीएनए ही निकाला जाता है। ये आपके पास सेल है, ठीक है, पहले क्या करेंगे? मैं रे डायग्राम बना दे रहा हूँ। आप सेल है, ठीक है, सेल से निकालना चाहते हैं, सेल को ट्रीटमेंट देंगे। सेल में क्या मिलाएंगे आप? एंजाइम। कौन से एंजाइम मिलाएंगे? डिपेंड करता है किस सेल से आप इनको निकाल रहे हैं। अगर ये प्लांट सेल है, ये क्या है? अगर ये प्लांट सेल है,
सकती है और बैक्टीरिया की सेल भी हो सकती है, ये बैक्टीरिया, और ये फंजाई की सेल भी हो सकती है। अगर प्लांट सेल है तो सेल्यूलेज मिलाएंगे, सेल्यूलोज सेल वॉल तोड़ेगा, पैक्टिनेज मिलाएंगे, पैक्टिनेज, ठीक है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, केवल सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो किससे ट्रीट करेंगे? लाइसोजाइम से, लाइसोजाइम से ट्रीट किया जाएगा। सेल वॉल टूट रही है तो। और फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है तो काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज। बताइए एनिमल सेल के लिए क्या तरीका है? हाँ, केवल सेल मेम्ब्रेन। मैंने लिखा एनिमल सेल के बारे में, जानते हैं कोई? अच्छा, सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? इधर देखिए, प्लांट सेल में सेल वॉल टूटेगा, इससे सेल मेम्ब्रेन नीचे है। फंजाई में अंदर तो सेल मेम्ब्रेन है कि नहीं है? सेल मेम्ब्रेन तो सब में है, तो इससे हम सेल वॉल तोड़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन टूटती है एसटीएस, डिटर्जेंट मिलाने का, डिटर्जेंट, ठीक है। तो क्या मिला देंगे आप? यहाँ पर एनिमल सेल में आप डिटर्जेंट मिलाएंगे। डिटर्जेंट कौन सा है? एसटीएस बोलते हैं, केमिकल होता है। यही लिख लीजिएगा कि सेल मेम्ब्रेन कैसे डाइजेस्ट होता है? डाइजेस्ट की जाती है बाय एसटीएस डिटर्जेंट, सोडियम सोडिसाइल सल्फोनेट, तो ऐसे कोई नाम इसका होगा, ठीक। तुम बड़ा लेट हो जाते हो जी, इस एग्जाम चल रहा है तो कॉलेज चलिए। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए, आपने सेल से क्या निकाल लिया? सेल से, सेल में ये सारी चीजें मिला करके, जैसे भी सेल है वो चीज मिला देंगे और आपके पास डीएनए मिल गया। तो डीएनए अभी नहीं मिला है, क्योंकि आपके पास क्रोमोसोम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अभी ये क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है। ये क्रोमोसोम है और हमको पता है क्रोमोसोम में कितनी चीजें होती हैं, बताएंगे। अरे सेल में क्रोमोसोम मिलता है, डीएनए तो बाद में निकाला जाएगा ना। सेल की सेल वॉल तोड़ दिया आपने, सेल में तोड़ दिया, क्रोमोसोम निकल गया, साइड सेल का साइटोप्लाज्म रह गया, उसमें जितने सेल ऑर्गन सब आ गए। अब क्रोमोसोम आपको मिल गया, क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है, साथ में प्रोटीन होती है ना, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन्स भी तो होती हैं। आरएनए मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्रोमोसोम के साथ में? बताइए, मिलेगा, क्योंकि डीएनए क्रोमोसोम में डीएनए है और डीएनए से आरएनए तो बनता रहता है हमेशा ना, तो हो सकता है आरएनए भी इसके साथ चिपका मिल जाए, तो साथ में आपको आरएनए भी इसमें मिलेगा, देखने को अटैच रहेगा, ठीक है। हालांकि होता नहीं, लेकिन इसमें चूंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है हमेशा, तो आरएनए मिलेगा। अब क्या चीज मिलाएगी? तो देखिए, अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? प्रोटीएज मिलाएंगे, क्योंकि हमको हटाना क्या है? प्रोटीन हटाना है, डीएनए चाहिए ना। प्रोटीन मिलाएंगे और आरएनएज मिलाएंगे, आरएनएज, आरएनए हट जाएगा, बचेगा क्या? डीएनए बचेगा। तो आपके पास क्रोमोसोम टूट करके खत्म, और क्या बच गया आपके पास? डीएनए मिल गया, सब खत्म हो जाएगा ये सारी चीजें मिलाने के बाद। अब डीएनए को क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपने सेल रखा, कोई भी सेल है इसमें से, चाहे जो सेल है, आपने एंजाइम मिला दिए वो वाले, ठीक है। सेल, सबकी सेल वॉल टूट गई, आपने ये वाले एंजाइम भी मिला दिए, डीएनए मिल गया, डीएनए तैयार रहा है। तो डीएनए को बाकी बचे हुए हिस्से से अलग कैसे करना? चार है तो चार छान करके जो है चार पत्ती फेंक देंगे, इसको कैसे अलग करेंगे? डीएनए हमको चाहिए, तो इसमें चिल्ड मिलाएंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एकदम ऊपर दिखेगा, ठीक है। यहाँ मिलाएंगे चिल्ड इथेनॉल, वो डीएनए को क्या कर देगा? डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलग। अब प्रेसिपिटेट हो गया, ऊपर तैयार रहा, तो फिर कैसे अलग करेंगे? तो स्पूलिंग एक प्रोसेस होता है, ठीक है। डीएनए को क्या करेंगे? स्पूलिंग करेंगे, डीएनए आइसोलेट करेंगे, क्या करेंगे? बाय स्पूलिंग। स्पूलिंग नाम से क्या होता है? बुक में डायग्राम दिया, एक जो है तार होगा, वायर आगे से मुड़ा होगा, ठीक है। इसमें एक ऐसे ही आपके पास में मुड़ा हुआ तार, एक तार लेंगे जो आगे से टर्न होता है, उस
खींच लेंगे डीएनए को, हाथ से नहीं पकड़ेंगे डीएनए को, सिर्फ अपने तार से फंसा करके खींच लेंगे, कंप्यूटर से रोटेट हो गया। वही इसको ले वायर से एक लूप से, ठीक, ये फिनिश हो गया। 5 मिनट बाद में क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक। अब देखिए क्या चला हुआ है। आइसोलेशन के बाद में क्या करेंगे, काटेंगे डीएनए को, फिर डीएनए को एम्प्लीफाई कराएंगे, वही मल्टीप्लिकेशन होता है। एम्प्लीफाई किसे कराते हैं, पीसीआर, तो पीसीआर वाला टॉपिक, ठीक है, पीसीआर वाला टॉपिक और एक इलेक्ट्रोफोरेसिस टॉपिक का एक बायोरिएक्टर है। इस टॉपिक को अगली बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए, जितना आपने अब तक कर लिया है। तीन टॉपिक ध्यान रखिएगा, उसको बाद में कराया जाएगा। साफ पेज में है क्वेश्चन, देख रहे हैं। वो वाला चैप्टर क्या पेज में था, मॉलिक्यूलर, बड़ा चैप्टर था, क्या 12 में। अब इस साथ में अकेले, इसका मतलब ये भी अच्छा खासा स्कोरिंग है, ये दोनों चैप्टर। अगला वाला उतना नहीं, ये ज्यादा स्कोरिंग है। देखिए बताइए, कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपने नहीं पढ़ा है। व्हाट इज द फेट ऑफ, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो समस्या क्रिएट हो जाएगी। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर क्या, व्हाट इज द फेट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए। डीएनए के पीस का फ्यूचर क्या होगा, कह रहे हैं ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर डीएनए है, एक डीएनए है पूरा, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, वो उसको कैरी कर रहा है। डीएनए का एक डीएनए है, वो किसको कैरी कर रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एलिन, उसको कैरी कर रहा है। उसका फ्यूचर बताइए, व्हिच इज ट्रांसफर्ड इनटू ए एलियन ऑर्गेनिज्म। आपको इस सब फ्यूचर बताना है, ध्यान देना। इसका फ्यूचर ये आप पूछा है, देखिए व्हाट इज द फेट ऑफ पीस ऑफ ए डीएनए। डीएनए के टुकड़े का फ्यूचर क्या होगा, कह रहे हैं ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो केवल और केवल किस चीज को कैरी कर रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो बताइए जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा डीएनए कैरी कर रहा है। यहाँ पीस ऑफ डीएनए का मतलब आप कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला नहीं। ये कह रहा है पीस ऑफ डीएनए जो कैरी करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो डीएनए का ये तो पीस है ना, ये प्लाज्मिड है, जो किसको कैरी करता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है। कहां पर, which is transferred into a alien organism, जो किसी alien organism का मतलब किसी होस्ट सेल में जब उसको ट्रांसफर किया जाता है, होस्ट सेल में जब उसको ट्रांसफर की, एलियन का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, अपोजिट, विदेशी। तो ये सेल जो है वो क्या है, इसके लिए ये सेल एलियन, और इस सेल के लिए डीएनए क्या है, एलियन है कि नहीं है, दूसरे के लिए एलियन है दोनों, ठीक। तो बताइए इसका फ्यूचर क्या होगा, इसका ट्रांसफर किया जाएगा। The piece of DNA would able to multiply itself. A piece of DNA वही recombinant plasmid, समझिए आप जीन से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। एक recombinant plasmid की बात करिए कि इसका भविष्य क्या होगा, यहाँ आकर जानते हैं ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो the piece of DNA would able to multiply itself independently in the progeny cell। ये सही, ये स्वतंत्र रूप से जाकर के सेल में मल्टीप्लाई करेगा, कई बार करेगा। अगर ये सेल एक बार डिवाइड कर रही है तो ये 2 बार, इसकी कितनी कॉपी बनेगी, तो नहीं, कई कॉपी। प्लाज्मिड सेल है, एक सेल में 50 कॉपी बना सकता है एक बार। It may get integrated into the genome of the recipient। ये recipient के जीनोम में जाकर के ये जुड़ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लाज्मिड के साथ भेजा जा रहा है, तो प्लाज्मिड खुद
ले जा रहा है तो अपने डीएनए को कहीं जोड़ने नहीं देगा इसको। अगर ये प्लाज्मिड से हट के जाता, प्लाज्मिड में नहीं ले जाते इसको, डायरेक्ट भेजते तो ये जाकर के इसके डीएनए के साथ जुड़ जाता था। ये नहीं होगा। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। ये जाकर के होस्ट यहां मल्टीप्लाई करेगा और इस होस्ट सेल के साथ इनहेरिट होगा। इनहेरिटेड का मतलब अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा। आखिर ये सेल अगर एक बार डिवाइड की 2 सेल बना तो ये प्लाज्मिड अगली जनरेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, इसका इनहेरिटेंस होता है। ठीक है। The alien piece DNA is not integral part of the chromosome. Alien piece of DNA जो क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लेना। ये एलियन पीस ऑफ डीएनए जो है ये वाला, ये क्रोमोसोम का इंटीग्रल पार्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि ये प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जा रहा है। क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा ना, इस सेल में जो क्रोमोसोम होगा उसके साथ जाकर के ये इंटीग्रल नहीं करेगा। तो हाँ, तो ये सही होना चाहिए। ये एलियन पीस ऑफ डीएनए नॉट लिखना ना, नॉट लिखना है। ठीक है, नहीं होगा सही। इट्स सो एबिलिटी टू रेप्लिकेट, ये रेप्लिकेट ये भी सही माना जाएगा। तो ए अच्छा पूछा क्या इसमें? सही कौन सा? ए और बी सही होगा। ए और बी करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर बताना है। तो आंसर तो इसमें कई करेक्ट हो गए। आंसर दिए हैं बी ई, तो इसमें आपको फिर से लाइए इस क्वेश्चन पर, इस पर फिर से। ठीक है। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred to carrying organism? The piece of DNA would have to multiply itself independently in the progenitor cell. ये आंसर। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा सही देखते हैं मल्टीप्लाई हो सकता है, कंफ्यूजन ये हो सकता है। देखिए ये जो पीस ऑफ डीएनए बोल रहा है ना, इसमें थोड़ा सा लाइन को पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसको फिर से पढ़िए थोड़ा सा, कहीं ये उस पीस की बात नहीं कर रहा है, इस वाले पीस की बात, ये वाला हो सकता है इस पीस की बात कर रहा हो। ठीक है। पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हिच इज ट्रांसफर्ड। हाँ, लाइन तो एकदम सही लिखा है, जो हमने आपको बताया वही चीज ये भी लिखना है। ठीक है। अगर तो मल्टीप्लाई को आ रहा है समझ में, कोई आंसर देगा इसको? हाँ, क्या करेंगे? ए वाला, ए और बी सही माना जाएगा। ये वाला और बी वाला, बाकी अगर ये तो गलत था। ये मल्टीप्लाई एंड अच्छा, ये वाला देखिए नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द, ये देखिए ये इसको हटा दीजिए। आपका जो है ये लिखा गया है, ये इंटीग्रल पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट जीन को भेज रहे हैं तो वो सेल के डीएनए जाकर के जुड़ जाएगा, और प्लाज्मिड के साथ भेज रहे हैं तो वो नहीं जुड़ेगा। तो इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं। देखा ना, डीएनए क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं बनेगा, बन भी सकता और नहीं भी बन सकता। ठीक है, इसलिए ये वाला तो आपका करेक्ट नहीं होगा, जो डी वाला जा रहा है। डी वाला समझ में आया ना, क्योंकि इंटीग्रल नहीं हो सकता। अगर आप वेक्टर से ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंटीग्रल नहीं रहेगा, और वेक्टर लेस से कर रहे हैं तो जाकर के सीधे जीनोम में वो जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको आप हटा देंगे, ये इनकरेक्ट माना जाएगा। एक तो हट गया यहाँ से। अब बच्चा कौन सा वाला? अब आपका बी बच्चा और सी। तो सी वाला तो ये तो मैंने आपको रॉन्ग बता दिया था, बी वाला रॉन्ग है। एक चीज प्रॉब्लम आ रही है किसके साथ? सी के साथ में। ठीक है, तो
उसी वाला चेक कर लेते हैं फिर से। 8 में मल्टीप्लाई अच्छा एक चीज यहाँ ये लिखी होगी, ध्यान से देखिए, इधर देखिए, देखिए छोटे छोटे वर्ड में थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है। इन्होंने लिखा इट मे मल्टीप्लाई, मे या तो मे का मतलब वो 100% श्योर नहीं मल्टीप्लाई करेगा, कर सकता है तो वो तो जाके करता ही है ना। जब प्लाज्मिड में आपने छोड़ा तो मल्टीप्लाई तो करेगा ही। समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं हटा देंगे, इसलिए आपका ये ऑप्शन हट जाएगा, तो आपको वो सही माना जाएगा, तो आप सही लिखने को बताना। ठीक, समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। एंड सेकंड ऑलवेज कट द टेन मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट सीक्वेंस कैसे कितना बेस पेयर होते हैं? एंड सेकंड में कितना बेस पेयर होता है? 6 बेस पेयर। या नोट कर लीजिए, इको R1 में कितना है? इको R1 की सीक्वेंस होती है G8ATC, उसमें 6 बेस पेयर होते हैं, इसमें भी 6 की सीक्वेंस है। आप नोट कर लीजिएगा, ये बुक में दिया नहीं हुआ है, हो सकता है दिया भी हो, मैं लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा 6 बेस पेयर। ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को फुल्ली डिस्कवर किया गया था 6 बेस पेयर की सीक्वेंस एंड सेकंड की। ये बताइए, डीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम स्टैंड फॉर, इसका मतलब क्या है? डीआई प्लाज्मिड का मतलब ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाला, ट्यूमर इंड्यूसिंग। अच्छा, द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये बताइए, ये बायोरिएक्टर अभी पढ़ाया नहीं है, छोड़ देते हैं इसको, बायोरिएक्टर वाला। ठीक है, बायोरिएक्टर आ गया, इसमें बताइए, ये बता दिया मैंने आपको। पीबीआर, अच्छा पीबीआर 222 में इसका मतलब क्या है ना? पी का मतलब क्या है? प्लाज्मिड, पी से ओलिवर, आर से रोड्रिग्विस, ठीक है, 222 सीक्वेंस। बताइए एक्स जीन क्या बता रही है? ये जीन क्या है? एक्स जीन रिस्पांसिबल फॉर क्या बताना है आपको? एक्स और वाई बताइए। क्लोनिंग साइट है, ठीक। वाई क्या है? आरओपी, ठीक है। तो एक्स जीन रिस्पांसिबल कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, जो कि ये कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ओआरआई साइट, ठीक है, लिंक टू द डीएनए, एंड वाई फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, ये सही, पहला वाला लाइन सही, ठीक है। पहला सही और कोई सही नहीं है, फर्स्ट वाला सही है, समझ में आ रहा है? आगे पढ़ लीजिए आप, केवल फर्स्ट सही है। बढ़ जाए आगे, आगे देखिए, इस पर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सेलेक्टिव मार्कर क्लोनिंग फैक्टर। सेलेक्टिव मार्कर जीन कौन सी नहीं है इसमें से? 4 आपकी बुक में लिखी गई हैं, 4 के अलावा बताइए जो 4 नहीं होगा, सेकंड वाला नहीं है, बाकी सब ठीक है। बाकी बुक में लिखा है एंटीबायोटिक सब। एम्पिसिलिन किससे मैच करेगा? सेलेक्टिव मार्कर जीन, ठीक है। ओआरआई किससे मैच करेगा? सीक्वेंस फ्रॉम एप्लीकेशन स्टार्ट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट, कई क्लोनिंग साइट हैं, कई, वो क्या है? वो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ठीक है। क्लोनिंग साइट को क्या बोलते हैं? बीटा गैल जीन क्या है? ब्लू और व्हाइट कॉलोनी की। पहला वाला स्टेटमेंट बताइए। हाँ बताओ, मुझसे पूछना सही है। देख, अब बुक में नहीं देखना है, यहाँ देखिए, सही है, ठीक है। Restriction and nucleus cut each of the two strands of double helix at the specific point in their sugar phosphate backbone। ये क्या है? राइट है कि रॉन्ग है? ये वाला ये भी सही है, सही है ना? सही है। पढ़ लो ऐसे करो, पढ़ लो। आया ना? आप सही है, आगे बढ़ो, दोनों सही। ये बताइए, तो बहुत आसान है।
जहां से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? ओआरआई साइट। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया नहीं है, आगे बढ़ जाइए। पहले वाले का फिर से याद है? आप ही के बताए हुए आंसर पे मैं चल गया, आप बताइए। मैंने उसी को डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, गलत है, फिर से आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। क्या देगा? ठीक, बी और सी पर सर्च कर लेता हूँ। Correct this answer from the given. B, it may integrated with the gene of G. और क्या करा? C ने it may multiply inherited from G. तुमने गलत किया उसे। अच्छा, इसको मैं देख लूँगी क्या है, बता ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको बताएंगे सेलेक्ट द रिस्ट्रिक्शन इन व्हिच क्लोनिक साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन जीन था। पीबी याद रखो तो मैं जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होती है उसके अंदर कौन से एंजाइम की साइट होती है? कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट लेके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के अंदर दो होता है, सेल 1 और BAMH1 होता है ना, BAMH1 और सेल 1। ठीक है, एम्पिसिलिन में BST1 और PBOS। The recombinant DNA molecule can be created normally by cutting the vector and source DNA respectively with. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है recombinant DNA? recombinant कैसे बनता है? जोड़ जोड़ recombinant DNA को क्रिएट करते हैं नॉर्मली बाय कटिंग ए वेक्टर। एक वेक्टर लेते हैं, उसको काटा, पार्ट हटाया, कटा हुआ टुकड़ा वेक्टर का मिल गया, और एंड डीएनए और एक डीएनए लेते हैं जो फॉरेन जीन होती है, उसको उसमें जोड़ देते हैं डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए एंड सोर्स डीएनए। सोर्स डीएनए का मतलब जहां से डीएनए आपने निकाला था, उससे जीन निकाली थी, वही सोर्स डीएनए है। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा, काटा जाएगा, तो कह रहा है कि किस एंजाइम से काटेंगे रेस्पेक्टिवली बताना है। इसको किससे कट करेंगे? और सोर्स डीएनए, जो सेल से डीएनए निकाला आपने, मेन डीएनए, सेल से डीएनए निकाला हो, उसको किससे काटेंगे? वेक्टर को किससे काटेंगे? सोर्स का मतलब सेल से डीएनए निकाल रहे हैं, और इसका वेक्टर, आपने वेक्टर निकाल लिया, सेल से निकाल। एक ही एंजाइम से कट करेंगे ना, कहां दूर से काटते हैं। अभी मैंने बताया सेम एंजाइम से कट किया जाएगा, जिससे आप मेन डीएनए को काट रहे हैं, उसी से वेक्टर को भी काट के निकालना है। सेम से है ना, आ रहा समझ में? हाँ, नहीं आ रहा? अरे देखिए, ये सेल है, ये यहाँ से वही आपका बैक्टीरिया है, इससे प्लाज्मिड निकालेंगे, प्लाज्मिड वेक्टर हो सकता है। अब यहाँ से जब आपने डीएनए निकाल लिया, यहाँ से वेक्टर निकाल लिया, अब जो काटना भी तो है, यहाँ से जीन काट के निकालनी है, यहाँ से प्लाज्मिड को काट के इतना हिस्सा निकालना है। सेम एंजाइम से कट किया जाएगा ताकि सेम स्टिक्योरिटी बने। करेक्ट अबाउट द इको आर्गन। इको आर्गन के बारे में करेक्ट बताना है आपको। इको आर्गन तो कट एंड डीएनए विद ब्लंट एंड कट एंड डीएनए विद स्टिकी एंड, और रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक। कट करता है डीएनए को विद ब्लंट एंड, ब्लंट एंड के साथ में डीएनए काटता है। क्या ये ब्लंट एंड बनाता है इको आर्गन? स्टिकी। कट द डीएनए विद स्टिकी एंड, सही होगा स्टिकी। रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये एंजाइम एक विशेष सीक्वेंस को पहचानता है, इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक। ये सही। Cut the DNA between the base G and A where it encounters the DNA sequence. ये G और A के बीच में कट लगाता है, वो किस सीक्वेंस को एनकाउंटर करता है? एनकाउंटर का मतलब मारता नहीं है, पहचानता है। उसका मतलब क्या है? एनकाउंटर का पहचानना। G A A T T C, ये सही है ना? इसी सीक्वेंस को पहचानता है। भाई एक साइड ये होती है, दूसरी साइड में इसका अपोजिट। एक्सोन्यूक्लियस है ये, इको आर्गन नहीं, तो इंट्रोन्यूक्लियस कैटेगरी का है। तो उसमें से करेक्ट कौन सा हुआ आपका? बी हुआ, सी
सी हुआ और ये टी सी डी चौथा। फॉलोइंग आर द स्टेप ईसीआर की पढ़ाई में आगे देख लेंगे। अपॉन द एक्सपोजर एबीसी का है प्यूरिफाइड प्रोसेस केडिनॉल क्यों मिलाते हैं? केडिनॉल क्यों मिलाया जाता है? क्या चीज को अलग करने के लिए मिलाते हैं? डीएनए और प्रोटीन। क्या चीज को अलग करने के लिए दोनों मिलाते हैं? डीएनए को प्रेसिपिटेट कराया जाता है रेस्ट ऑफ मीडियम से। इन जीन गन मेथड डीएनए जीन गन में माइक्रो पार्टिकल जानते हैं क्या है? बुलेट। किसका माइक्रो पार्टिकल लिया था? गोल्ड और टंगस्टन से छोटे छोटे पार्टिकल उसके ऊपर में कोट कराते हैं डीएनए को, गोल्ड और टंगस्टन। मेन स्टेप इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए अरेंज करना, जो अभी मैंने 10वां स्टेप बताया थी, 10 में कुछ लिखे गए इसको आप अरेंज कर ले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ द डीएनए, उसके बाद बताएंगे कटिंग द डीएनए, ठीक है, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन कराएंगे, देन सबसे लास्ट में इंसर्शन कराएंगे। ठीक है, टैग पॉलीमरेज कहां से निकाला जाता है? टैग पॉलीमरेज थर्मस एस्पर्टिकस। Ligation of the foreign gene at which of the following site result in the loss of tetracycline resistance of the gene आगे बताइए। क्या बताया तो मैंने अच्छे समझा दिया। ये कह रहा है कि ligation of foreign DNA, ये foreign DNA आपके पास में है, इसको प्लाज्मिड में जोड़ना है, तो कहाँ इसको foreign DNA at which of the following site, किस साइट पर उसको अटैच कराएं जिससे रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इस PBR 322 में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इधर होती है ना, इधर होती है, तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाए, कहां जाएगा? कहां? इसको बैन है, क्योंकि हम टेट्रासाइक्लिन में जोड़ देंगे तो ये पावर खत्म कर देगा सारी। और इसके अंदर दो साइड होती है, या तो बैन एस्पर से काट करके जोड़ सकते हैं या सेल की साइड में जोड़ सकते हैं, बाहर वाली साइड। समझ आ रहा है? यहाँ पे लिखा गया है ये सेल भी होता है, वो भी सही होता है, दोनों में से किसी साइड पर जोड़ा जाता है। देखने में चैप्टर खाली छोटा बुक में दिया है, लेकिन है ये बहुत कुछ इसमें। which of the following statement incorrect? एक्टोबैक्टीरियम के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में जीन को ट्रांसफर कर सकता है, केवल यूकैरियोट में वही प्लांट में, प्रोकैरियोट में नहीं करता। टीआई प्लाज्मिड यूज्ड फॉर नॉट पैथोजेनिक, जो टीआई प्लाज्मिड एक्टोबैक्टीरियम से निकालते हैं हम, उसको यूज करते हैं जीन ट्रांसफर में, वो पैथोजेनिक नहीं होता है प्लांट सेल के लिए। हाँ सही, बिल्कुल। जो हम टीआई प्लाज्मिड निकाले रखते हैं, जब हम देखिए अगर एक्चुअली में टीआई प्लाज्मिड तो पैथोजेनिक है, इतना जाने रखिएगा, बहुत ध्यान समझिए। टीआई प्लाज्मिड अगर देखा जाए तो पैथोजेनिक है, लेकिन जब उसको हम जीन ट्रांसफर में यूज करते हैं तब उसको ऐसा बना देते हैं कि वो पैथोजेनिक नहीं रहता है, चेंज कर देते हैं, तो नॉट पैथोजेनिक। अब वो पैथोजेनिक नहीं रह गया क्योंकि इसको हम यूज कर रहे हैं, वैसे तो पैथोजेनिक होता है। ये सही। It transfer normal plant cell into the tumor cell, ये नॉर्मली जो है ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट कर देता है। It deliver tDNA, ये सही है। तो पहला कौन सा पूछा गया? इनकरेक्ट में पहला, इनकरेक्ट में फर्स्ट वाला। कैनामाइसिन किससे मैच करेगा? सेलेक्टिव मार्कर, एंटीबायोटिक है, CLA1 क्लेवन साइट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, रिकॉग्निशन साइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट को बोलते हैं क्लोनिंग साइट, क्योंकि वही काट के क्लोन कराते हैं, या रिकॉग्निशन साइट क्योंकि एंजाइम उसी साइट को पहचानता है। ये 7 रेट्रोवायरस देखिए, 73 रेट्रोवायरस क्या है ये डिलीवर जीन टू द एनिमल सेल में करेगा। कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन क्या करेगी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये कैनामाइसिन तो रिकॉग्निशन साइट है, कैनामाइसिन नहीं, ये हाँ ये सेलेक्टिव मार्कर है। कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में ये मैच करेगा क्योंकि कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है। हाँ, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन है तो वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर देगा,
लेकिन कहना मायोसिन क्या है, वो सेलेक्टिव मार्कर। थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज किया क्योंकि रेजिस्टेंस जीन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो लगी होती है वो सेलेक्टिव मार्कर जीन को भी होती है। इसको आप यहाँ से मैच कराएंगे, कहना मायोसिन रेजिस्टेंस जीन सेलेक्टिव मार्कर है। इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, ये इससे भी मैच करेगा, सेलेक्टिव मार्कर है। जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस क्या है बताइए, जीन है, GER इधर वाला लगा होता है वो है क्या है, दो एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन देखिए डायग्राम में, और एक टेट्रासाइक्लिन, दोनों क्या है, वो रेजिस्टेंस जीन है, सेलेक्टिव मार्कर जीन है। ठीक है, हाँ, तो आप इसमें यहाँ से आ जाइए, थोड़ा सा इस पर आ जाइए, इस पर आ जाइए, इसमें मैच कराएंगे। और आपको थोड़ा सा C11 किससे मैच किया था, ई वाला थर्ड से, थर्ड कहाँ है, दो जगह, ठीक है। जिस साथ में वायरस किससे मैच किया था, पहले से C1 से मैच किया, इसमें C1 से मैच नेगेटिव का कंफ्यूजन दोनों में आ रहा है। और इसके बाद में बच गया, अब बच गया, ठीक है। अब किसी को कर सकता है, कहना माइसिन एक एंटीबायोटिक है, साथ साथ क्या है वो, और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस वाला साइट लगा होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक है, तो समझ में आ गया, सेलेक्टिव मार्कर है, ये सेलेक्टिव मार्कर है। कहना माइसिन मैच करेगा, जानते हैं क्यों, क्योंकि जीन नहीं है, कहना माइसिन एक एंटीबायोटिक है। जब आप होस्ट सेल में एंटीबायोटिक मिलाते हैं ना चेक करने के लिए, एम्पिसिलिन मिलाया, टेट्रासाइक्लिन, तो सेलेक्टिव मार्कर है। और जीन पूछा जाएगा, जो जीन लगा होता है उसमें वो सेलेक्टिव मार्कर जीन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सेलेक्टिव मार्कर जीन लिखा गया होता तो सीधे सीधे इससे मैच कर जाता, लेकिन ये मार्कर है, मार्कर एंटीबायोटिक लिख लीजिएगा। सेलेक्टिव मार्कर्स आर एंटीबायोटिक्स, और एक क्या है, एक्सगेल, बीटा गैल्जीन वाले मेथड में सेलेक्टिव मार्कर क्या है, एक्सगेल, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो होता है वही सेलेक्टिव मार्कर है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, अरे कैसे पहचाने, क्या चीज आप मिलाएंगे कि पता लग जाए कहां पहुंचा, तो एंटीबायोटिक मिलाते हैं और एक जगह क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एंटीबायोटिक्स एंड क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आर सेलेक्टिव मार्कर है। जीन अलग चीज है, तो जीन होगा तो फिर रेजिस्टेंस लिखा जाएगा उसका आर, ठीक है, समझ में आया। हो गया था ना, आगे बढ़ जाएंगे। Which of the following act as a molecular scissor, बहुत आसान है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर। आपको बताना है assertion region में polymerase chain reaction used in the DNA amplification, CCR को सही है, हालांकि पढ़ाया नहीं होगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन यूज्ड एज सेलेक्टिव मार्कर, देखिए रेजिस्टेंस जीन है तो सेलेक्टिव मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को यूज किया जाता है सेलेक्टिव मार्कर के तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन को पता लगाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये पता लगाने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को यूज करते हैं। सही है, हाँ ये करेक्ट नहीं है, देखिए करेक्ट में कुछ चीज, हाँ ये करेक्ट नहीं है, दोनों सही तो है बट ये करेक्ट नहीं, ये अलग चीज है और ये अलग चीज, समझ में आ रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं होगी। CR कहा है स्टेटमेंट है, नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बताएंगे पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक, इसमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, नाम बताइए, पैलिंड्रोमिक कौन सी, ये थर्ड। लेकिन एक चीज है, अगर इसमें इंड का ध्यान रखिएगा, इंड 5 और 3 इसको ऊपर नीचे रख करके तब मैच कराइएगा, क्योंकि अगर इतनी कर देता तो ये सवाल आंसर कर सकता, समझ रहे ना ये, अब तो समझ में आ रहा है जी सर, नहीं आ रहा बताइए, ये है 5, ये है 3, ये 5 के सामने 3 लगेगा, यहाँ 5, इसने यहाँ 5
लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो सामने में 3 लिखा है 5, तो ये 5 इसके लिए, अगर इसको 5 पढ़ लेता तो गलत हो जाता है, फिर ये सीक्वेंस चेंज करेंगे यहाँ से। ये बताइए restriction and recognizes specific hearing पर द नॉन पैलिंड्रोमिक की सही है, किस सीक्वेंस को पहचान के काटते हैं, पैलिंड्रोमिक को। restriction enzyme cut the DNA strand at a little away from the center of the ये भी सही लिखा हुआ है, सेंटर से थोड़ा हट के काट देना, लेकिन जो ब्लड एंड बनाता है SMA1 वो सेंटर पर काटता है SMA1। which of the following not a desirable feature of the cloning vector का फीचर नहीं है, क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, आपने जो पढ़ा है प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, 2 से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट का होना, यही है। अगर रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, अरे प्लाज्मिड में वो जगह है जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन गैप। पहले वो एंजाइम आकर के पूछता है मेरी साइट कहां है, तो उसके बाद कट लगाता है, पूछता है, इसका मतलब उसकी वो साइट एंजाइम की वही होती है, कौन सी रिकॉग्निशन साइट, वही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट। एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा होगी तो एंजाइम मिलाएंगे तो प्लाज्मिड कई जगह से कट जाएगा, बताया ना। प्रेजेंस ऑफ ये होना चाहिए, मार्कर टिक होना चाहिए, सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट ये होना चाहिए। एक एंजाइम का एक से ज्यादा साइट चलेगा, लेकिन कई एंजाइम का साइट बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन एक एंजाइम का सिंगल साइट। समझ में आ रहा है? One restriction enzyme type of nucleus सही है। Restriction enzyme cut the DNA, 2 strand of DNA at a specific position within the DNA, सही है। विशेष पोजीशन पर जाके काटते हैं, हर जगह नहीं काटते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन। पैलिंड्रोमिक बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी है ये, इसी से संबंधित है ये, क्योंकि ये भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये। आपको रीजन बताना है। RDT non-recombinant transformant bacteria grow on the medium containing the ampicillin। कल बताया था non-recombinant transformant क्या होते हैं? non-recombinant transformant किसको बोलते हैं? जिसमें केवल और केवल प्लाज्मिड गया है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है लेकिन प्लाज्मिड का ही हुआ, रिकॉम्बिनेंट वाला कहने नहीं गया, पूरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया, केवल सिंपल प्लाज्मिड गया, ठीक है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो ऑन ए मीडियम एम्पिसिलिन, ये सही है। एम्पिसिलिन में दोनों ग्रो करता है, कल मैंने समझा दिया, इसलिए कल वाला इंपॉर्टेंट था। एम्पिसिलिन में दोनों ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन में एक ग्रो करेगा, एक नहीं करेगा। आया समझे? हमने अच्छे समझाया था इसको, ठीक है। हाँ, एम्पिसिलिन में दोनों ग्रो करेंगे, ठीक, क्योंकि उसमें हम किसमें जीन को ट्रांसफर करा रहे थे, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, अधूरा है कि आप उसको कहाँ काट ले जाए, अगर आप एम्पिसिलिन में जोड़ेंगे तो फिर अलग मैटर हो जाएगा, तो अधूरा लगता है, ठीक है। RDT नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, लेकिन चूंकि बुक में ऐसे किया भी गया, बुक में इसमें जुड़वाया है, बुक में टेट्रासाइक्लिन साइट को काट करके जोड़ रहे हैं, वो अपने एक्सप्लेनेशन में आप लाइन पढ़ेंगे, अगर ये वाली लाइन मिलेगी, जैसे पूरा ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, पूरा कहाँ आप जोड़ रहे हैं कैसे पता लगेगा। अच्छा पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, आगे नहीं। इन RDT नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, हाँ सही है, सही है, पूरा सही है। देखिए, चाहे टेट्रासाइक्लिन में आप मिलाइए, चाहे आप एम्पिसिलिन मिलाइए, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों में वो जिंदा रहेंगे, फिर रहेंगे, एक में मरेंगे। बताइए, फिर से देख लीजिए, आपके पास ये क्या है, बस इसी को खत्म कर रहे हैं। ये आपके पास होस्ट सेल है, ठीक है। आपके पास ये दो प्लाज्मिड है, एक प्लाज्मिड में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए जुड़ा है, ठीक है, और दूसरे में नॉर्मल प्लाज्मिड है। ये कह रहा है कि नॉर्मल प्लाज्मिड को जब कहाँ भेजते हैं, एक ऐसे मीडियम में जिसमें एम्पिसिलिन मिलाया गया है और ऐसे मीडियम में जिसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मिलाया गया है, तो नॉर्मल जो प्लाज्मिड
है इस प्लाज्मिड में दोनों जीन एक्टिव है कि नहीं है? कोई भी जीन इनएक्टिव नहीं हुई है ना, क्योंकि इसमें कोई आपने डीएनए जोड़ा ही नहीं है, जोड़ा नहीं, दोनों जीन काम कर रहे हैं बढ़िया। तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस पावर बरकरार है और एम्पिसिलिन वाली, और इसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन की बरकरार है। तो दोनों मीडियम में वो सर्वाइव करेगा। समझ में आया? क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों में बरकरार है, कोई इनएक्टिव पार्ट नहीं था। तो ये अब सही है। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेन द फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। सही है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें फॉरेन जीन आकर के जोड़ता है। ठीक है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी पूछा है। यहाँ रिकॉम्बिनेंट हालांकि देखिए नॉन रिकॉम्बिनेंट ये बात हो रही ट्रांसफॉर्मेशन की। देखिए पूरा इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं, क्योंकि ये अलग चीज बता रहा है, ये अलग चीज बता रहा है। ये इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर ये एक्सप्लेन करता बात भले है कि यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट है, यहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्टेटमेंट जब ये रीजन को एक्सप्लेन, रीजन उसको एक्सप्लेन करता है तब यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक, खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे 12 वाला बताइए। 12 क्वेश्चन फिर से बताइए। कुछ कह रहे हैं? 12 वाला क्वेश्चन। 12 वाला 12 वाले जी सर। इसी पेज नहीं, उस दूसरे वाले बैक ब्रांच का पेज नंबर बताइए। दूसरा वाला सर, दूसरे पर आ जाता है। समझ 12 नंबर देख लीजिए। ये जी सर। डीएनए आपने निकाला सेल से, प्लाज्मिड निकाला। डीएनए काटना है, उसी एंजाइम से डीएनए कट करेंगे, उसी से प्लाज्मिड, क्योंकि एक ही एंजाइम से काटेंगे तो सेम टाइप ऑफ प्रिंट बनेंगे ना। होता है तो बता रहे थे, जो आगे निकला पार्ट होता है ना सेम टाइप का बनेगा। नहीं पता लगा आप दूसरे एंजाइम से प्लाज्मिड को काट दे तो उसमें ये पार्ट छोटा बन गया, इसमें ये बड़ा बन जोड़ेगा। जोड़ने के सेम टाइप ऑफ स्टिक चाहिए। अगली बार ये जो बच्चा का क्वेश्चन कराएंगे और ये चैप्टर फिनिश और किसी को पूछना पड़ेगा। पहले अपन तेना हमारा पेना ही खत्म हो गया ना ही आगे तो